हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो चलिए शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो भी मल्टी सेलुलर या मल्टी लेयर जो ऑर्गेनिम्स होते हैं बेसिकली उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत होती है। क्या करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से, तो बेसिकली सांस को अंदर और बाहर छोड़ते हैं। लंग्स के अंदर जो है ऑक्सीजन को लाते हैं और फिर उस ऑक्सीजन को ब्लड सर्कुलेशन के अंदर भेजते हैं, ब्लड के अंदर भेजते हैं। ब्लड के द्वारा इस ऑक्सीजन को वितरित किया जाता है, पूरी बॉडी के अंदर बांट दिया जाता है। वो ऑक्सीजन हमारी सेल्स के अंदर चल जाती है और वहाँ पर जा कर के ईटीसी में यूज होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है जो भी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के अंदर लाया जाता है और ब्लड से दोबारा जो है लंग्स के पास लाया जाता है और लंग्स से फिर इसको बाहर छोड़ दिया जाता है, सांस को बाहर छोड़ दिया जाता है सांस के द्वारा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो सांस लेने और छोड़ने में मदद करते हैं, वेंटिलेशन में मदद करते हैं, मुख्य रूप से ब्रीथिंग में। अब ये रेस्पिरेशन इस हिसाब से जो है दो तरह का हो सकता है, किस लेवल पर ये हो रहा है उस हिसाब से जो है रेस्पिरेशन को दो मैकेनिज्म में मतलब बांट सकते हैं हम एक तरह से। जैसे कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल जिसको वेंटिलेशन भी कह सकते हैं, या ब्रीथिंग नॉर्मली जो सांस लेते हैं यानी इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं। और इंटरनल रेस्पिरेशन जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से सेलुलर लेवल पर होता है, जिसमें जो है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन, ईटीसी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सब चलते हैं। अब इनहेलेशन में क्या होता है, हम जो है मिक्सचर ऑफ गैसेज को इनहेल करते हैं। सांस जो है जब हम अंदर लेते हैं तो मिक्सचर ऑफ गैसों का मिश्रण जो है हमारे लंग्स के अंदर जाता है। तो वो किस रेशो में जाता है, आपको पता है नाइट्रोजन जो है 78% होती है हमारे पर्यावरण में। फिर मतलब हमारे चारों ओर जो है नाइट्रोजन कितनी है, 78% है। ऑक्सीजन 21% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है। तो इसी रेशो में, इसी अनुपात में हम जो है इन गैसों को सांस के द्वारा अंदर लेते हैं और जब हम छोड़ते हैं सांसों को तो उसके बाद जो है इस रेशो में मतलब नाइट्रोजन जो है इतनी ही मात्रा में बाहर निकल जाती है क्योंकि उसका कोई यूज नहीं होता, 78% ही। ऑक्सीजन थोड़ी यूज हो जाती है तो वो 16% के आसपास रह जाती है, लेकिन फिर भी वो नाइट्रोजन से जो है कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा होती है, तो 16% के आसपास होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ कर के जो है, क्योंकि उसका उत्पादन हुआ है हमारे शरीर में, तो वो बढ़ कर के 5% हो जाती है। बात करते हैं परफ्यूजन की। ये जो गैसें हैं ये ब्लड के अंदर डाली जाती है, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डाली जाती है और वो ब्लड जो है वेसल्स के अंदर, मतलब पाइप के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर बहता रहता है। बात करते हैं ब्रीथर्स की। सांस लेने वाले दो तरह के हैं बेसिकली। ब्रीथर्स जो है वाटर ब्रीथर्स, जो जलीय जीव है जो पानी के अंदर रहते हैं मुख्य रूप से, जैसे कि मछली हो गई, मछलियाँ हो गई, जो भी पानी के अंदर जो जीव रहते हैं, तो वो पानी के द्वारा मतलब एक तरह से पानी एक माध्यम है सांस लेने का। जो भी उसमें ऑक्सीजन है वो उसे ग्रहण करेंगे, उसे लेंगे। और दूसरे हैं एयर ब्रीथर्स। तो सबसे पहले वाटर ब्रीथर्स की बात करेंगे हम। वाटर की जो डेंसिटी है, पानी की जो डेंसिटी है, घनत्व है जो, वो ज़्यादा होता है हवा की अपेक्षा, एयर की अपेक्षा। और वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी कम होगी। ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो कम होगी। इस वजह से क्या होगा, अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो पानी से निकल जाएगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन वहाँ से निकल जाएगी। तो ज़्यादातर जो जलीय जीव होते हैं वो एक्टोथर्म्स होते हैं। एक्टोथर्म्स मतलब ऐसे प्राणी जिनके चारों ओर का वातावरण, मतलब टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो उनकी बॉडी में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। मतलब
सराउंडिंग के एनवायरनमेंट के हिसाब से जो भी उनका चारों ओर का वातावरण है, जैसे ही उसमें उथल पुथल होगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और अगर कम होगा तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी, इंटरनल टेम्परेचर भी कम होगा। तो टेम्परेचर जो है डिपेंड्स जो है करता है किस पर, चारों ओर का जो टेम्परेचर है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल जो टेम्परेचर होगा वो चारों ओर की टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर बढ़ेगा उन बाहर का टेम्परेचर तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जैसे कि मछलियों की बात कर रहे थे, फिशेज की। अगर पॉन्ड का टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो फिश की जो बॉडी है उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और फिर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो शरीर का जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाएगा, मतलब मेटाबॉलाइज्म बढ़ जाएगा। और मेटाबॉलाइज्म जब बढ़ेगा, मेटाबॉलिक रेट जब बढ़ेगा तो उस वजह से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में चाहिए होगी। लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, वो कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होगी, मतलब हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन की डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन वहाँ पर उपलब्धता, अवेलेबिलिटी कम है। तो इस वजह से जो है मछलियों को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ना मिलने से एक सही मात्रा में ना मिलने से मछलियाँ जो है वहाँ पर मर जाएंगी। ये तो बात हुई किसकी, वाटर ब्रीथर्स की। अब बात करते हैं एयर ब्रीथर्स की। एयर ब्रीथर्स की बात करें तो एयर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, घनत्व कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वहाँ पर ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वहाँ पर ज़्यादा होगी। तो और दूसरी बात यह है कि ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन है वायु के अंदर वो ज़्यादा होता है। डिफ्यूजन मतलब विसरण, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने की जो प्रवृत्ति होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन एक कमी है यहाँ पर भी। वो कमी क्या है, वो डिसएडवांटेज क्या है, वो है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब जब आप किसी ऊंचाई वाली जगह पर जाते हो, जैसे पहाड़ों पर आप चले गए और पहाड़ों की ऊंचाई, सपोज करें आप जो है 6 किलोमीटर ऊंचाई पहाड़ी पर आप चले गए, जैसे एवरेस्ट की चोटी चढ़ते हैं, या कोई ऊंचे पहाड़ पर आप चले गए, या हेलीकॉप्टर में बैठ करके ऊंचाई पर चले गए, तो वहाँ पर क्या होगा, बेसिकली जो ऑक्सीजन का जो दबाव होगा वो कम होगा। ऑक्सीजन का दबाव कम होने से वहाँ पर जो ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो कम होगी। ऑक्सीजन की उपलब्धता, अब यहाँ पर जो है एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करें ये एक ह्यूमन है, आदमी है, जो कि सी लेवल पर खड़ा है, समुद्र तट पर खड़ा है यहाँ पर, सॉरी, समुद्र तट पर खड़ा है। यहाँ पर जो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा सी लेवल पर सभी गैसों का, वो 760 mmHg होगा। 760 mmHg का मतलब ये है 760 mmHg का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं सी लेवल पर जो बेसिकली जो पार्शियल प्रेशर होगा, इसको हम यहाँ समझेंगे। सी लेवल पर जो पार्शियल प्रेशर होगा वो ऑक्सीजन के द्वारा जो भी प्रेशर जो है एग्जर्ट किया जाएगा उसे हम जो है क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। तो 760 मतलब उसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है, और भी जो ट्रेसेस है गैसेस के, वो बेसिकली जो है एक इस एरिया में जो है दबाव बना रहे हैं 760 mmHg का। और इस तरह से जो है हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो है जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कितना होगा, लगभग 160 mmHg होगा। कितना होगा, 160 mmHg होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन है हमारे पर्यावरण के अंदर वो 21% है। 21% का मतलब ये है कि आप 760 को अगर मतलब देखो, उसमें 760 में कितना जो है पार्ट ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूट करता है, तो वो होगा लगभग 160 mmHg। ओके। अब जैसे आप पहाड़ों पर गए, आप किसी पहाड़ी पे गए और पहाड़ी पे जो है 6 किलोमीटर की हाइट पे जो है आप गए,
वहाँ पर जो है जो टोटल गैसों का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होगा 360 mmHg होगा, मतलब घट जाएगा। लेकिन परसेंटेज जो है ऑक्सीजन की कितनी रहेगी 21%। अगर आप 360 के हिसाब से देखें तो आपको जो है मिलेगा कितना 80 mmHg, मतलब पार्शियल प्रेशर जो है घट गया है, पार्शियल प्रेशर जो है घट गया है। तो ये आप देख सकते हो इसी रेशो में जो है यहाँ पर ऑक्सीजन का दबाव, इसी रेशो में जो है यहाँ पर गैसों का दबाव है, इसी रेशो में जो है यहाँ पर भी गैसों का दबाव है। बस फ़र्क कितना है कि यहाँ पर 760 था, यहाँ पर 760 था, और यहाँ पर कितना है 360 mmHg जब आप ऊंचाई वाली जगह पर जाते हो। समझ में आ गया। अब हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी हाई ऊंचाई वाली जगह पर जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो परसेंटेज तो सेम रहता है, लेकिन जो पार्शियल प्रेशर है वो चेंज हो जाता है, दबाव कम हो जाता है। अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, ओके, और ट्रेकिया होता है, नाक से हम सांस लेते हैं, वो नाक से सांस जो जाती है फिर वो ट्रेकिया यानी विंड पाइप, हवा वाले पाइप के जरिए जो है लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में जाती है, उसके बाद ब्रोंक्योल्स में जाती है, और फिर जो है फाइनल जाती है एल्वेलाई में। ये जो गुब्बारे जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है एल्वेलाई, जिसको जो कि एक एक्चुअल एक्सचेंज एरिया है, तो यहाँ पर जो है फाइनली ये जो गैसेस जो हम ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं अंदर, वो कहाँ तक जाती है, एल्वेलाई तक जाती है। और आप देख सकते हो ट्रेकिया के चारों ओर सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, ताकि ये जो है पिचक ना जाए, उसको सपोर्ट देते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये जो ट्रेकिया है इसके चारों ओर सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग है जो इसको सपोर्ट देते हैं एक तरह से। और क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं लंग्स के चारों ओर जो है एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, 2 मेम्ब्रेन्स होती है बेसिकली। जो बाहर वाली होती है उसको प्लूरल एक्सटर्ना बोलते हैं, और जो अंदर वाली होती है उसको प्लूरल इंटरना बोलते हैं। और इनके बीच जो है एक तरह का स्पेस जो है होता है, इनके बीच में, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम मुख्य रूप से इंटरप्लूरल स्पेस बोलते हैं, इंटरप्लूरल स्पेस। और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, और इस फ्लूइड का प्रेशर हमेशा जो है कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होगा हमेशा। किसकी बात कर रहे हैं हम, इंटरप्लूरल स्पेस की। ये जो इंटरप्लूरल स्पेस है ये प्लूरल एक्सटर्ना और प्लूरल इंटरना के बीच का स्पेस है, खाली जगह है मतलब। अब ये नीचे की तरफ एक मसल्स होती है जिसको डायफ्राम बोलते हैं, और ये जो डायफ्राम है किसके कांटेक्ट में होता है, प्लूरल इंटरना के कांटेक्ट में होता है। और ये डोम शेप होता है, डोम शेप, इस तरह डोम शेप, इस तरह डोम शेप, ये जो है डोम शेप है। और जब हम सांस अंदर लेंगे तो ये जो है कैसे हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। इसके बाद जो है बात करते हैं ब्रीथिंग की, रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, कैसे सांस लेते हैं, क्या जो है होता है, क्या प्रक्रिया होती है। तो वेंटिलेशन बोलते हैं इसको, है ना, ब्रीथिंग, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, सांस लेने को इनहेलेशन और सांस छोड़ने को एक्सहेलेशन। तो क्या होता है अब देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे लंग्स हैं, और जो हमारा डायफ्राम है वो डोम शेप है, मैंने अभी बताया डोम शेप कैसी होती है। जब हम सांस अंदर भरेंगे तो क्या होगा, सांस जब हम अंदर भरेंगे तो ये जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ फ्लैट हो जाएगा, और लंग्स का जो वॉल्यूम है, साइज है, जो बढ़ जाएगा। साइज बढ़ने से अंदर का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो बढ़ जाएगा, और वहाँ पर जो प्रेशर है वो नेगेटिव हो जाएगा। जब प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा तो जो बाहर की जो हवा है जो भी है वो पैसिवली जो है एल्वेलाई के अंदर एंटर कर जाएगी, इसे हम इनहेलेशन कहेंगे। अब अगर एक्सहेलेशन की बात करें तो एक्सहेलेशन में क्या होगा, जो फ्लैट हुआ था डायफ्राम वो रिलैक्स कर जाएगा, मतलब उसी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, डोम शेप हो जाएगा दोबारा।
इसमें क्या होगा, जो लंग्स का वॉल्यूम है वो घट जाएगा और प्रेशर वहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। जब प्रेशर पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर क्या होगा, प्रेशर पॉजिटिव होने की वजह से जो एयर है उसको बाहर छोड़ दिया जाएगा। इसको एक्सहेलेशन कहेंगे, सांस छोड़ने को। इस तरह से ये प्रक्रिया होती है। अब बात करते हैं, इसको ग्राफ से समझते हैं। इसको जो भी प्रेशर जो चेंज हो रहा है यहाँ पर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, तो एक तरफ हमने जो है लंग्स वॉल्यूम का दिखा रखा है, फिर हमने इंट्राप्लूरल प्रेशर दिखा रखा है जो उस इंटरप्लूरल स्पेस के अंदर है, और एक हमने दिखा रखा है एल्वेलर प्रेशर। लंग्स वॉल्यूम की बात करें तो लंग्स वॉल्यूम यहाँ पर 0 से लेकर 0.5 तक दिखा रखा है हमने। तो जब भी हम सांस लेंगे तो ये जो है 0 से बढ़ता हुआ चला जाएगा और 0.5 तक जाएगा इंस्पायरेशन के एंड में, और फिर एक्सपायरेशन जब स्टार्ट होगा तो ये जो है धीरे धीरे घटता चला जाएगा। इंट्राप्लूरल प्रेशर की बात करें तो जैसे मैंने बताया था वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो वो -1 से -8 तक हमने दिखा रखा है। ये जो है और नेगेटिव होता चला जाएगा और नेगेटिव होता जाएगा जैसे इंस्पायरेशन होगा, और उसके एंड में जो है बिल्कुल पीक पर होगा। उसके बाद जब एक्सपायरेशन स्टार्ट होगा तो ये धीरे धीरे जो है घटना होगा, थोड़ा कम नेगेटिव होगा और -1 तक चला जाएगा। इसके बाद बात करें तो एक्सपायरेशन की, नहीं, इससे पहले जो है इंस्पायरेशन में एल्वेलर प्रेशर देखते हैं। एल्वेलर प्रेशर क्या होगा, इसको जो है +1 दिखा रखा है हमने और -1 दिखा रखा है, 0 से +1 और -1। एल्वेलर प्रेशर में क्या होगा, जैसे हम सांस अंदर लेंगे तो इसका जो प्रेशर है वो नेगेटिव होता चला जाएगा, नेगेटिव होगा और फिर जो है धीरे धीरे 0 की तरफ जाएगा। मिड में जो है सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा और फिर जो है धीरे धीरे 0 की तरफ जाएगा। फिर हम एक्सपायरेशन की बात करें तो इसमें जो है फिर क्या होगा, ये +1 की तरफ जाएगा, प्रेशर जो है पॉजिटिव होता चला जाएगा। जैसे मैंने बताया, सांस जब हम छोड़ेंगे तो लंग्स का वॉल्यूम जो है घटेगा और उस वजह से जो एल्वेलर प्रेशर भी है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जिस वजह से सांस जो है बाहर छोड़ दी जाएगी। तो इसके भी मिड में जो है, एक्सपायरेशन के मिड में जो है ये ज़्यादा पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंट्राप्लूरल प्रेशर भी जो है एक्सपायरेशन के समय जो है ये क्या होता जा रहा है, कम नेगेटिव होता जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लंग्स का वॉल्यूम भी क्या होता जा रहा है, यहाँ पर 0.5 से 0 की तरफ होता जा रहा है, मतलब कम जो है कम की तरफ जा रहा है। बेसिकली प्रेशर जो है वहाँ का वो जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है एक तरह से। तो इस तरह से जो है प्रेशर जो है चेंज होते हैं यहाँ पर, इस ग्राफ से हमने समझने की कोशिश करी। अब बात करते हैं डीप ब्रीथिंग की। डीप ब्रीथिंग के अंतर्गत क्या होता है, तो डीप ब्रीथिंग में कौन मदद करता है, डीप ब्रीथिंग में मदद करती है इंटरकोस्टल मसल्स, और ये हेल्प करती है डीप ब्रीथिंग में। मतलब जैसे हम योगा करते हैं और योगा के अंदर हम जो है गहरी सांस अंदर लेते हैं तो उसमें क्या होता है उसको देखते हैं। तो जब हम गहरी सांस अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा इनहेलेशन, और जो हम गहरी सांस बाहर छोड़ते हैं उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्सहेलेशन। एक्स्ट्रा इनहेलेशन में हमारा जो डायफ्राम है वो मदद करेगा और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स मदद करेंगी। 2 तरह की मसल्स होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे, गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे तो उसमें जो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स मदद करेंगी, प्लस एब्डोमिनल मसल्स, हमारे पेट की जो मसल्स हैं वो मदद करेंगी। ये आप देख सकते हो, ये जो है रिब्स बना रखे हैं, पसलियाँ जिन्हें बोलते हैं, और इन पसलियों के बीच में जो है हमारी ये मसल्स होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। 2 तरह की होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो इंटरकोस्टल मसल्स होती है इन रिब्स के बीच में, ये जो इंटरकोस्टल स्पेस है, और ये जो है 2 तरह की है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को देखते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो लंग्स का जो वॉल्यूम है उसमें एक्स्ट्रा इंक्रीज आएगा, बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा, और फिर उस वजह से एक्स्ट्रा नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा, जिस वजह से एक्स्ट्रा एयर को जो है अंदर ले लिया जाएगा। बात अगर करें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब क्या होगा,
एक्स्ट्रा इंक्रीज होगा लंग्स वॉल्यूम में, एक्स्ट्रा डिक्रीज होगा सॉरी, लंग्स वॉल्यूम जो है घटेगा और बहुत ज़्यादा घटेगा, जिस वजह से जो है ज़्यादा मात्रा में पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होगा, ज़्यादा मात्रा में पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होगा, जिस वजह से ज़्यादा एयर को लंग्स के द्वारा बाहर भेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं वो जो गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर थी एल्वुलाई, जिसको फाइनल एक्सचेंज एरिया है जो कि, तो यहाँ पर जो है एक्चुअल एक्सचेंज होता है, एक्चुअल एक्सचेंज सरफेस है ऑक्सीजन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ये एक्सपांड करती है और रिलैक्स करती है, मतलब फैलती है और सिकुड़ती है, फैलती है और रिलैक्स कर जाती है, उसी पोजीशन में आ जाती है। अब यहाँ पर कुछ एल्वुलाई के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, सबसे पहले उनको देखते हैं। जैसे यहाँ पर जो है टाइप फर्स्ट एल्वुलर सेल्स है, टाइप फर्स्ट एल्वुलर सेल्स है, और ये जो सेल्स होती हैं ये पतली होती है और फ्लैट होती है। ये सबसे ज़्यादा जो है सरफेस एरिया को कवर करके रखती है और इन्हीं का मुख्य काम है जहाँ पर जो है गैसियस एक्सचेंज होता है। फिर जो सेल्स हैं वो है टाइप सेकंड एल्वुलर सेल्स, इनको ग्रेन्युलर न्यूमोसाइट्स भी कहा जाता है। ये क्या करती हैं, ये सरफेक्टेंट को रिलीज करती है। कौन सा सरफेक्टेंट है ये? सरफेक्टेंट मतलब एक तरह का धोने वाली चीज़, जैसे साबुन यूज करते हैं, सर्फ यूज करते हैं हम इस तरह से कपड़े धोने के लिए। तो ये कौन सा सरफेक्टेंट है? डिटर्जेंट की तरह होता है ये एक तरह की। तो ये है डाल पाल्मेटॉइल फॉस्फेटिडाइल कॉलिन, ये नाम आप ध्यान रखिएगा, डाइपाल्मेटॉइल फॉस्फेटिडाइल कॉलिन। ये जो है एक तरह से डिटर्जेंट की तरह कार्य करता है, जो कि म्यूकस को घोलता है। म्यूकस को घोलने की वजह से जब म्यूकस घुल जाता है तो वहाँ पर जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाता है, सरफेस टेंशन वो जो है कम हो जाता है। सरफेस टेंशन कम होने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन अच्छी तरीके से, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, सांस अच्छी तरीके से आएगी, अच्छी तरीके से वो डिफ्यूज करेगी। फिर एक गॉबलेट सेल्स भी हैं यहाँ पर, जो क्या करती हैं, म्यूकस रिलीज करती हैं, म्यूकस सिक्रेट करती हैं, बेसिकली रिलीज करती हैं। और इस म्यूकस का काम क्या है, ये डस्ट को पकड़ लेता है, जो भी धूल के कण हमारे सांस के द्वारा अंदर जाते हैं, या कोई रोगजनक पैथोजेंस चला गया, बीमारी पैदा करने वाला कोई वायरस बैक्टीरिया चला गया, उसको भी पकड़ लेता है। अब क्या होता है, अगर ये म्यूकस बढ़ जाए तो उस वजह से जो है सरफेस टेंशन बढ़ जाती है, उस वजह से क्या होगा, सरफेस टेंशन बढ़ जाती है और उसमें जो है सांस लेने में तकलीफ़ होती है। और क्या है यहाँ पर जो है म्यूकस एस्केलेटर है, म्यूकस एस्केलेटर है, ये म्यूकस एस्केलेटर लगे हुए हैं जो क्या करते हैं, म्यूकस को ऊपर की ओर भेजते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं ताकि सरफेस टेंशन बढ़े ना। तो म्यूकस एस्केलेटर हैं जो ऊपर की तरफ इसको म्यूकस को भेजते रहते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स हैं ये मुख्य रूप से। अब एक कंडीशन आती है, जो नवजात शिशु होते हैं जो अभी अभी जन्मे हैं, ठीक है, प्री मैच्योर न्यूनेट्स, मतलब जो समय से पहले, मतलब 9 महीने से पहले जिनका जन्म हो जाता है, जैसे 8 महीने में, 7 महीने में हो जाता है कुछ बच्चों का जन्म, तो उनमें क्या होता है, जो टाइप सेकंड एल्वुलर सेल्स होती हैं वो कम विकसित होती हैं, इतनी विकसित नहीं होती, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती, अंडर डेवलप्ड होती हैं। तो इस वजह से ये काम नहीं कर पाएंगी। जब काम नहीं कर पाएंगी तो वहाँ पर जो है, जो इनका काम था जब नहीं कर पाएंगी तो म्यूकस का एक्यूमुलेशन होने लगता है, म्यूकस इकट्ठा होने लगता है, क्योंकि ये उसको डिजॉल्व नहीं कर पाती, उसको घोल नहीं पाती। इस वजह से क्या होगा, म्यूकस का जब म्यूकस इकट्ठा होगा वहाँ पर तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम आएंगी। ब्रीथिंग प्रॉब्लम मतलब सांस जो है लेने में तकलीफ होगी, सांस जो है बढ़ेगी। इस घटना को या इस कंडीशन को हम बोलते हैं नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ये आप ध्यान रखिएगा, ये बच्चों में, कौन से बच्चों में, जो प्री मैच्योर, जैसे 8 महीने में जन्म हो जाता है, ऐसे बच्चों में ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो उनको फिर मशीन वगैरह वगैरह में जैसे रखा जाता है, आपको पता है, हॉस्पिटल्स के अंदर। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की।
रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, इसको सबसे पहले नॉर्मल ब्रीथिंग, जो हम आराम से बैठे हुए हैं जैसे नॉर्मल सांस ले रहे हैं, ठीक है, कोई रिलैक्स होकर के सांस ले रहे हैं बिल्कुल, तो उसको हम साइलेंट ब्रीथिंग कहेंगे या टाइटल वेंटिलेशन भी कहेंगे। अब इस दौरान जो है एक हम मॉडल मान लेते हैं और एक अप्रोक्सीमेट जो है मान करके चलते हैं। वॉल्यूम जो एक्सचेंज होगा इस टाइडल वेंटिलेशन के दौरान, साइलेंट ब्रीथिंग के दौरान, इसको टाइडल वॉल्यूम कहेंगे। और ये जो टाइडल वॉल्यूम है लगभग होगा 500 ml। ये डिपेंड करता है कि वो पर्सन की हाइट कितनी है, उसके लंग्स कितने बड़े हैं। अब कोई छोटा बच्चा होगा तो उसमें जो है ये जो वॉल्यूम है ये वेरिएशन करेगा, ठीक है, तो आप समझ जाइए। फिर एक्स्ट्रा एयर कितनी इनहेल कर सकता है कोई पर्सन, एक एक वयस्क मनुष्य की बात कर रहे हैं, उसको जो है हम कहेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी IRV। इसमें टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम शामिल नहीं है। ये कितनी होगी IRV यानी 3 लीटर, यानी एक्स्ट्रा एयर कितनी ले सकता है वो ले सकता है 3 लीटर के आसपास। मैक्सिमम एयर कितनी छोड़ सकता है, कितनी, मतलब टाइडल वेंटिलेशन, टाइडल वॉल्यूम जो है उसके अलावा भी कितनी छोड़ सकता है। जैसे कपालभाति करते हैं, गहरी सांस जो है बाहर छोड़ते हैं, तो कितनी छोड़ सकता है, 1.5 लीटर के आसपास। इसमें टाइडल वॉल्यूम इंक्लूड नहीं है। इसको हम कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या ERV। फिर बात करते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम की। रेजिडुअल वॉल्यूम एक ऐसी वॉल्यूम है एयर की जिसको हम लंग्स से बाहर नहीं निकाल सकते। वो फंसी होती है एल्वेलाई के डेड एंड्स में, तो ये होती है लगभग 1 लीटर के आसपास। तो हम ये कह सकते हैं हमारे लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी कितनी है, IRV को प्लस कर दो, टाइडल वॉल्यूम को प्लस कर दो और ERV को प्लस कर दो, यानी 3 लीटर हम एयर जो है ले सकते हैं गहरी सांस में। 0.5 लीटर जो है नॉर्मल ब्रीथिंग में लेते हैं। और ERV जब गहरी सांस छोड़ते हैं तो लगभग 1.5 लीटर के आसपास हम छोड़ सकते हैं। तो मतलब टोटल कितनी होगी, 5 लीटर के आसपास होगी वाइटल कैपेसिटी। मतलब हम ये कह सकते हैं अगर टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें तो इसमें क्या कर दो, इस वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दो। यानी 5 लीटर तो वाइटल कैपेसिटी थी जो कि एक्सचेंज हो रहा था, जो भी एक्सचेंज हो रहा था, इनहेल हो रहा था, एक्स्ट्रा एयर इनहेल हो रहा था, एक्स्ट्रा एयर एक्सहेल हो रहा था, नॉर्मल ब्रीथिंग जो हो रही थी। और साथ में जो 1 लीटर जो एयर जो है डेड एंड्स में फंसी हुई रहती है उसको भी जोड़ दो, तो टोटल लंग कैपेसिटी जो है कितनी आ गई, 6 लीटर के आसपास आ गई। ये जो है हम एक मॉडल मान के चल रहे हैं, जैसे एथलीट होते हैं जो जिनके बड़े बड़े लंग्स होते हैं, मतलब है ना, 6 फुट की हाइट होती है लगभग, ऐसे जैसे खली है तो खली का लंग्स का साइज बड़ा होगा। अब एक आप बात करें 12 साल के बच्चे का तो उसका लंग्स का साइज छोटा होगा। तो उस हिसाब से जो है अप्रोक्सीमेट आप मान सकते हो, उसके हिसाब से जो है डिपेंड करता है, वेरिएशन आएगी। अब इसको एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, जो भी हमने अभी देखा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं लंग्स वॉल्यूम लीटर्स में लिखा हुआ है। नॉर्मल ब्रीथिंग में क्या होता है, नॉर्मल ब्रीथिंग में ये जो है 500 ml के हिसाब से जो है नॉर्मल ब्रीथिंग होती रहती है। 500 ml ऑक्सीजन अंदर आती है, एयर अंदर आती है, 500 ml जो गैस है वो बाहर निकल जाती है। एक्स्ट्रा एयर कितनी ले सकते हैं, 3 लीटर के आसपास ले सकते हैं। फिर उसको एक्सहेल करेंगे हम, और एक्स्ट्रा एयर को कितना एक्सहेल कर सकते हैं, कितना बाहर छोड़ सकते हैं, तो 1.5 लीटर के आसपास, ठीक है, और दोबारा इसी पोजीशन में। और 1 लीटर हमारी कौन सी है, 1 लीटर हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम है, 1 लीटर हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम है। फिर ये जो 1.5 लीटर के आसपास है ERV है, और ये जो है टाइटल वॉल्यूम है 500 ml, और IRV कितनी है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3 लीटर के आसपास। ERV और RV को अगर प्लस कर दे तो ये बन जाएगा फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी एक को और इसको 1.5 लीटर को प्लस कर दो तो ये बन जाएगा 2.5 लीटर। फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी की अगर बात करें तो ये बन जाएगी IRV को प्लस कर दो और टाइडल वेंटिलेशन को प्लस कर दो,
तो ये जो है IRV है। और अगर एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी को देखना है तो आप जो है टाइडल वॉल्यूम और ERV को प्लस कर दें, ये जो है क्या बन जाएगी, एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी बन जाएगी। और ये रेजिडुअल वॉल्यूम, और फिर जो है IRV और एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी को प्लस कर दो तो ये बन जाएगा वाइटल कैपेसिटी। और फिर वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम को जोड़ दें हम तो ये बन जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी, जो कि कितनी थी, 6 लीटर के आसपास थी। तो आप देख सकते हो टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV 3 लीटर है, इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी तो IRV प्लस TV ये हो जाएगी 3.5 लीटर, ERV यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हो जाएगी 1.5 लीटर। इसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी ये बन जाएगी ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये हो जाएगी कितनी, 2 लीटर के आसपास। ये कितनी हो जाएगी, 2 लीटर के आसपास। इसके बाद जो है FRV है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, ये जो है आप जो है रेजिडुअल वॉल्यूम और ERV को प्लस करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये 1 प्लस प्लस जो है 1.5 ये बन जाएगी 2.5 लीटर के आसपास। वाइटल कैपेसिटी को देखें तो टाइडल वॉल्यूम को प्लस कर दे, IRV को प्लस कर दे, ERV को प्लस कर दे तो वही 5 लीटर के आसपास। टोटल लंग कैपेसिटी देखें तो वाइटल कैपेसिटी को प्लस कर दे और रेजिडुअल वॉल्यूम को प्लस कर दे, ये बन जाएगी 6 लीटर। इसको आपको आराम से देखना है, ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या कैसे होता है। ठीक है, वेंटिलेशन हमने देख लिया, इनहेलेशन होती है, सांस अंदर आती है और सांस को बाहर छोड़ दिया जाता है, एक्सेलेशन होती है। और डीप ब्रीथिंग मतलब एक्स्ट्रा सांस हम अंदर लेते हैं और एक्स्ट्रा सांस को हम बाहर छोड़ते हैं। क्या बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन मतलब विसरण। जो भी गैसेज हैं उनकी एक प्रवृत्ति होती है कि वो हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से हमेशा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। तो एयर जो है ऑक्सीजन जो है अंदर आएगी और इस ऑक्सीजन को कहाँ पर ले लिया जाएगा, ब्लड के अंदर भेजा जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड से आएगी उसको एल्वेलाई के अंदर भेजा जाएगा और उसको फिर बाहर छोड़ दिया जाएगा। तो ये जो है एक्सहेलेशन हो रहा है, ये जो है क्या हो रहा है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है ये एक्सहेलेशन हो रहा है, और ये जो ऑक्सीजन अंदर आ रही है ये जो है इनहेलेशन हो रहा है। ये डिफ्यूजन है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का इधर जाना और ऑक्सीजन का इधर जाना, ये डिफ्यूजन है। ये एल्वुलर कैपिलरी है। कैपिलरी मतलब जिसके एल्वुलाई के पास जो ब्लड वेजल है जिसमें ब्लड बहता है, ये वो कैपिलरी है, इसको कैपिलरी बोलेंगे। वेंटिलेशन है ये, ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये क्या है, वेंटिलेशन है। अब ये जो डिफ्यूजन है ये नियमों पर आधारित है। ठीक है, किस नियम पर आधारित है, यहाँ पर फिक्स लॉ पर, फिक्स लॉ। ठीक है, इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे, क्यों इज इक्वल टू DA इंटू P1 माइनस P2 अपॉन L। देखते हैं क्या होता है। तो इसको जो है हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फिक्स लॉ को, और जो रेस्पिरेशन का जो भी हिस्सा बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको एक बार आप जो है दोबारा रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।